Hello everyone, welcome to the Engraver classes. This is Shalini here and I am here with NCERT Polity 8 class, and today we are starting third chapter, Why do we need a parliament? So this is our chapter, Why do we need a parliament? We in India pride ourselves on being a democracy. तो हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर जो हमने देखा है कि जो भी हम इलेक्शंस के थ्रू जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उनको चुनते हैं, और किस तरीके से डेमोक्रेटिक रूल जो है वहाँ पर एक गवर्नमेंट काम करती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. So in this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. यानी कि हमने जो अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से लोग जो हैं, पब्लिक जो है वो अपनी सरकार चुनती है, और अपनी सरकार चुनकर वो किस तरीके से इक्वली अपना जो शेयर है गवर्नमेंट बनाने में जो अपना रोल प्ले करती है, और अगर हम कहें यानी कि डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसीज़ हैं उसमें किस तरीके से अपना जो है योगदान देती. तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. बट वाई शुड पीपल डिसाइड? India, as we know, became independent on 15th August 1947. 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, एंड दिस स्ट्रगल वॉज वेरी वेरी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट. आज जिस हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ पीपल कैन पार्टिसिपेट, दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव वेरियस राइट्स, दे आर फ्री to oppose, they are free to speak, they are free to move, whatever rights they were having. But earlier we were not having all these rights. हमारे पास ये सब राइट्स पहले नहीं थे. और जो उस समय ब्रिटिश इंडिया की हम जो बात कर रहे हैं, अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक. दैट ब्रिटिश इंडिया के समय में जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, हम अपनी पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं दैट ऑल द रूल्स वर मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली. दे वर नॉट आस्किंग विद द इंडियन पीपल, दे वर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग. कुछ भी हमसे डिस्कस नहीं किया जाता था. तो जो इंडियंस हैं वो इससे एग्री नहीं थे कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं हमारे लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा नहीं जा रहा, हमसे डिस्कस नहीं किया जा रहा. बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज डिसीजंस. और साथ के साथ हालांकि वो एग्री नहीं करते थे, लेकिन उस वक्त जो इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, तो ये लोग बहुत डरते थे अगर वो अपोज करें, क्रिटिसाइज़ करें कॉलोनियल रूल की जो पॉलिसी मेकिंग थी, जो डिसीजंस थे, उनको अगर वो क्रिटिसाइज़ करते तो उनके बहुत इस चीज़ से डर लगता था, क्योंकि इससे उनको पनिशमेंट्स मिलते थे, उनके साथ बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनको बहुत उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था. सो द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. तो वही होता है ना कि किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ती है ना, कोई ना कोई तो हमारा लीडर होता है. तो वो जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया, और जो कैंपेन चलाई, जो मूवमेंट चलाया, फ्रीडम जो मूवमेंट था हमारा, जो स्ट्रगल हमने किया, तो उन सब के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज़ थी उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, और ये डिमांड की कि हमें भी जो है राइट्स मिलने चाहिए. जो भी हमारे लिए बजट बनाया जा रहा है, यानी कि हमारे जो देश के काम हैं, कामकाज हैं, लोगों को किस तरीके से जो है उनको अथॉरिटीज़ दी जाएं कि नहीं दी जाएं, ये सब चीज़ें जो हैं डिस्कस करने का हमारे पास भी राइट होना चाहिए. ओके तो ये बीच में डिस्टर्बेंस थोड़ी आएगी आपको, क्योंकि हम डायरेक्टली ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं विदाउट एनी एडिटिंग, तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, तो इसको आप मैनेज कीजिए. ओके, सो व्हाट हैज़ बीन डन? द नेशनलिस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपोज, टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. उन्होंने डिमांड्स की. एज फॉर बैक एज 1855 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. The government of India
एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, सबसे पहले उन्होंने ये डिमांड की कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसमें जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाए और जो इंडियंस हैं उनको वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए और क्वेश्चन पूछने का उनको राइट दिया जाए। तो इस तरीके से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर जो है राइट दिया गया, allowed for some elected representation. In our previous classes you have studied that all were not allowed to vote, all were not having the right to participate in decision making policies procedure. जो सभी लोग थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था, तो कुछ लोगों को some elected representation was allowed. Okay, while this early legislature under the British government, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, लेकिन ये कौन किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, सो दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट, नो कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, सभी को राइट ये नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने अपने पिछली क्लास में भी पढ़ी हैं और इसी क्लास के हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है that the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions। यानी कि जो भारत जब हमारा आज़ाद होगा, जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, उसमें हम इस थ्योरी को, ये जो सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो चला रखा है कि कुछ ही लोगों को राइट दिया गया, हम उसको ख़त्म करेंगे और सभी लोगों को जो है राइट दिया जाएगा, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. यानी कि अब जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा ब्रिटिश रूल से, तो जो गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी होगी कि वो सारे रूल्स बना सके, लेकिन पूरी अथॉरिटी होने के बावजूद ये फ्री नहीं होगी दैट इट कैन डू वट एवर इट लाइक, कुछ भी रूल बना दे, कुछ भी इम्पोज कर दे, ऐसा नहीं होगा। इट मेंट दैट गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स, यानी कि जो गवर्नमेंट रूल बनाएगी वो लोगों के लिए होगा, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, उनके डिमांड के हिसाब से, उनके जो भी हमें सप्लाई करनी है, उनकी ज़रूरतें हैं, उन सब के हिसाब से जो रूल्स हैं वो बनाए जाएंगे। द ड्रीम्स and the aspiration of freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise. That means all adult citizens of the country have the right to vote. तो ये हम पढ़ चुके हैं, what is universal adult franchise? That means all citizens have the right to vote. तो यही तय किया गया, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने तय किया कि आज़ाद भारत में जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी वो सभी लोगों को राइट देगी कि वो पार्टिसिपेट करें। ओके, नाउ पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। हम डेमोक्रेसी की बात करें, व्हाट इज डेमोक्रेसी? हम पढ़ते हैं ना, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, है ना, लोगों की गवर्नमेंट है। तो इतने सारे लोगों का जो कंसेंट है, अप्रूवल है, जो पार्टिसिपेशन है, वो कैसे हो पाएगा? वो किसके थ्रू हो पाएगा? हम जानते हैं इलेक्शंस के थ्रू। यानी कि क्या तरीका था? वैसा तो नहीं हो सकता ना एक एक पर्सन के पास में जाकर उसका अप्रूवल लिया जाए, उसको पार्टिसिपेशन उसका लिया जाए, उसकी डिज़ायर क्या है वो पूछा जाए, है ना। तो उसके लिए जो प्रॉपर वे था वो क्या था? इलेक्शन। ओके, तो इलेक्शन करवाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन किया गया। इट इज़ अ डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। The basic idea in this kind of democracy is that individual or the citizen is the most important person and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens। यानी कि लोगों का जो ट्रस्ट है, नागरिकों का, सिटीजन्स का, जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन लोगों का ट्रस्ट मिलना ज़रूरी है। और वो कब मिलेगा? जब इन लोगों का अप्रूवल होगा, पार्टिसिपेशन होगा, डिज़ायर होगी और जो भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकें, अपने डिसीजन जो है उसको दे सकें। ठीक है, तो अब ये कैसे हो पाए? जो अभी हमने पढ़ा, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, कैसे देगा? वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शंस के थ्रू ही जो है वो क्या कर सकते हैं? लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी जो डिज़ायर है, अपना जो कंसेंट है वो प्रेजेंट
कर सकते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक एक पर्सन के पास जाकर के पूछा जाएगा। सो पीपल वुड इलेक्ट their representatives to the parliament, then one group form among these elected representatives from the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. तो लोग किस तरीके से गवर्नमेंट बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं। In our previous classes also we have discussed that how people elect their representatives and these elected representatives forms the government। यानी कि जो लोग हैं अपने लीडर्स को चुनते हैं, उसके लिए अब जैसे हमने पढ़ा है कि जो जैसे असेंबली इलेक्शंस हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हैं, तो उसके लिए हम देश को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पढ़ा है ना आपने, ध्यान है आपको सबको, क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो अलग अलग पार्टीज के लीडर्स हैं वो खड़े होते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, पब्लिक जो है उस एरिया की, वो क्या करती है, अपने वोटिंग राइट का यूज़ करती है और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनती है। और जो कैंडिडेट जो है सबसे ज़्यादा जिसको वोट दिए जाते हैं वो क्या बनाता है, रूलिंग पार्टी बनाता है, और इस तरीके से जो है रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट बनाती है ना। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इस तरीके से इमेज के थ्रू दिखाया गया कि किस तरीके से अब तो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सुविधाएं हैं बहुत सारी। ये उस समय की बात है। दिस फोटो शोज इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू कैरी polling materials and EVMs to polling station located in difficult terrain। जहाँ पर पहले साधन नहीं जाया करते थे तो उन एरियाज में इस तरीके से जो है वो काम किया जाता था। तो यहाँ पर ही आपकी एक एक्टिविटी दी गई जिसमें आपको चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से जो अभी हमने पढ़ा पिछली क्लासेस में कि आपको सब चीज़ें याद हैं या नहीं है। तो यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यू हैव टू फिल दिस एक्टिविटी एंड दिस इज़ द पार्लियामेंट। ये हमारी पार्लियामेंट है, आपको एक इमेज के थ्रू बताया गया। और इसके अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एमपीज कहते हैं ना। जो हमने पहले पढ़ा है लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होते हैं, एमएलएज होते हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट इलेक्शंस में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमएलएज। और जो पार्लियामेंट यानी कि जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों के भी जो एमपीज हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं। तो पार्लियामेंट का क्या काम है। क्रिएटेड आफ्टर 1947 यानी कि आज़ादी के बाद, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। These are participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. अब कैसे representative है ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। Election of the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. ओके, हर 5 साल में जो है लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जिन्हें असेंबली इलेक्शंस कहते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्टेड वन पर्सन टू द पार्लियामेंट। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए फिर भी एक बार रीडिंग जो है मैं लगा रही हूँ ताकि आप बुक के गो थ्रू हो जाएं। ओके, तो ये सब देखिए आपको इमेज के थ्रू दिखाया गया है। जैसे 17th लोकसभा इलेक्शन जो मई 29 में हुए थे, 2019 में हुए थे, तो यहाँ पर ये अलग अलग पार्टीज आपको दिखाई गई। देखिए कि किस तरीके से जो बीजेपी है तो इसको कितने सीट्स मिली हैं, 303 मिली हैं। कांग्रेस को 52 मिली हैं, जो डीएमके उसको 24 मिली। तो ये अलग अलग पार्टीज़ के जो है आपको सीट्स दी गई हैं और इनके बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, वाई, कौन गवर्नमेंट बनाएगा। द गवर्नमेंट विल मेड बाय द पार्टी हु इज गेटिंग मैक्सिमम सीट्स, है ना, जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिल रही है। तो किसको मिल रही है यहाँ पर, बीजेपी को। तो बीजेपी गवर्नमेंट है ना। तो बाकी के क्वेश्चन हैं इस टेबल को देखकर आपको करने हैं। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ the whole procedure is being mentioned here. Once elected, these candidates become members of the parliament, MPs. These MPs together make up the parliament.
Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following function. तो अब जो MPs हैं वो क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं. तो पार्लियामेंट का क्या काम है, तो अब हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट जो है हमारी वो क्या क्या काम करती है. ओके, द फर्स्ट वन इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, सबसे पहला जो काम हम देखेंगे वो क्या होगा, नेशनल गवर्नमेंट को बनाना. ओके, लेट्स मूव. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. जो पार्लियामेंट है, जैसे हमने अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स पढ़े थे हमने. तो इसी तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है. ओके, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी MPs बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. यानी कि जिस पार्टी के MPs जो हैं मेजॉरिटी में जीते हों, जिनको सबसे ज़्यादा सीट मिली हो, है ना. जिसको सीट कैसे मिलेंगी, जितनी भी टोटल सीट्स हैं उसके हाफ से ज़्यादा 50% से ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, तो वही क्या होगी, मेजॉरिटी होगी, है ना. तो इस तरीके से जिस भी सीट को मेजॉरिटी मिल जाएगी वो क्या कहलाएगी, रूलिंग पार्टी कहलाएगी. ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल सीट्स जो हैं, टोटल कंस्टिट्यूएंसीज की जब हम बात करते हैं तो टोटल सीट्स कितनी है, 543. ओके, कितनी है, 543. ये देखो, प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड. अब इस 543 में क्या होते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस भी इंक्लूड होते हैं. तो लोकसभा के मेंबर्स आपको बताए गए हैं. टू हैव अ मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर. अब हाफ कितना हो जाएगा, 272 मेंबर्स और मोर. तो जिसके पास ज़्यादा होंगी जी सीट्स 50% से, वही क्या होगी, मेजॉरिटी, और बाकी के क्या बन जाएंगे, अपोजिशन. ओके, पढ़ा है ना आपने, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी. तो रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जिसको मेजॉरिटी सीट्स मिलती हैं, दोज हु हैव गॉट द मेजॉरिटी इन सीट्स, एंड जो रिमेनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं. अब यहीं पर एक और टर्म आपके लिए आ रही है, कोalition. कोalition में क्या होता है, देखिए जो अभी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं इनमें बहुत सारी पार्टीज़ होंगी. देखो जैसे यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ये बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी है, CPM की हम बात करें तो यहाँ देखो जो BJP है इसको 116 वोट जो है मैक्सिमम मिल गए, है ना. एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो बाकी की जो पार्टी जैसे 21, 4, 16, है ना. तो ये सब जो सीट्स अगर मिलाएं, अगर हम इनको आपस में मिला दें, ये अगर मान लो अपने अपने जो MPs हैं उनको आपस में मिला लेती हैं और कहते हैं कि हम मिल करके सरकार बनाएं, तो अगर इनके वोट भी इससे ज़्यादा हो जाएं 50% से, तो उसको हम क्या कह देंगे, कोalition गवर्नमेंट. ओके, यहाँ पर ही आपको मैंने सिर्फ इन 4 के एग्जाम्पल से समझाया, पूरी टेबल आपको नहीं देखनी है. ओके, पूरी टेबल आपके लिए अलग से आपको रीड करनी है कि यहाँ पर किस किस के कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर मिली हुई हैं. ओके, तो ये हो गया आपका कोalition. द लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टी इज कॉल्ड दी अपोजिशन पार्टी. और जिसके पास यानी कि जो कोalition गवर्नमेंट बनने के बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट बच जाते हैं, सीट्स बच जाती हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, अपोजिशन पार्टी. ओके, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, अब देखिए, अब हमने पढ़ा है क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है ना, लेजिस्लेचर होता है. दूसरा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, जुडिशियरी. क्या होती हैं तीनों चीज़ें, लेजिस्लेचर वो डिपार्टमेंट जो सारे रूल्स बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाता है. ओके, और जुडिशरी इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने का काम कौन करता है, जुडिशरी. ओके, तो इस तरीके से ये जो तीनों डिपार्टमेंट्स हैं ये काम करते हैं. तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का क्या काम होगा, इसका काम होगा कि किस तरीके से ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको अपॉइंट करेगी. ठीक है, सेलेक्ट दी एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स को सेलेक्ट करने का काम भी किसका होगा, किसका होगा, पार्लियामेंट का. ओके, चलिए
One of the most important function of the Lok Sabha is to select executive. The executive, as you read in chapter first, is a group of person who work together to implement the laws made by the parliament. First chapter में हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. The executive is often what we have in mind when we use the term government. जब भी कभी गवर्नमेंट हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एग्जीक्यूटिव ही माइंड में आता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं. ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. जैसे सीएम होते हैं, है ना, सीएम होते हैं किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के हेड होते हैं. इसी तरीके से जो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के हेड होते हैं. जो भी रूलिंग पार्टी है उसमें सब जो है प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं. फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू अ पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन. अब जो पीएम है यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं? जो भी उनकी पार्टी है उनके जो भी एमपी सेलेक्ट हुए हैं उनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं वो दे देते हैं. अलग अलग मिनिस्टर जो उनको बना दिया जाता है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर. तो अलग अलग जो हैं ये मिनिस्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं फिर ये मिनिस्टर्स उन सबको गवर्न करने का काम करते हैं. ओके, सेम चीज़ है जैसे हम स्टेट के अंदर पढ़ रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं. क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ये वही आपको कोalition गवर्नमेंट दिया गया है कि जब एक मेजॉरिटी पार्टी जो है जीतती है लेकिन बाकी की जो गवर्नमेंट्स हैं अगर ये आपस में मिलकर पार्टी बना लेती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोalition गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है. ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म दी गवर्नमेंट. यानी कि अब अगर कोई एक अकेली पार्टी मेजॉरिटी नहीं ले पाती है देन they join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as coalition government. ठीक है. सपोज यहाँ पे हम कांग्रेस की बात करें, यहाँ पे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, या हम किसी इंडिपेंडेंट की बात करें यानी कि निर्दलीय जिसे हम कहते हैं, है ना, और एक तरफ हम बीजेपी की बात करें. तो ये पार्टीज अगर मान लो ये तीनों पार्टीज आपस में अपने एमपीज को मिला ले और इनके वोट इस बीजेपी से ज़्यादा हो जाए इनके पास में सीट, तो ये तीनों जो पार्टीज हैं मिल करके अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कोalition गवर्नमेंट. क्लियर? चलिए, अब जैसे हम देखते हैं हमारे देश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है. क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी के साथ जीती है तो बाकी की पार्टीज का उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं. यानी कि वो जब कोalition गवर्नमेंट होती है ना तो क्या होता है? सब पार्टीज को जो भी उनके कंसेंट्स हैं उनको लेना पड़ता है, उनका अप्रूवल लेना पड़ता है. लेकिन बीजेपी जब मेजॉरिटी के साथ आई है तो जो भी उसके डिसीजंस हैं उसको किसी दूसरी पार्टी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. यानी कि वो जो अपने रूल्स इंप्लीमेंट करना चाह रही है, कोई एक्ट बनाना चाह रही है तो वो पार्लियामेंट के थ्रू बनवा सकती है. ठीक है. तो कोalition और जो मेजॉरिटी के साथ जो पार्टीज होते हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है. तो एक तरीके से अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोalition गवर्नमेंट है वो ज़्यादा हम कहेंगे कि फ़ायदेमंद हो सकती है. देखिए इसमें सबके व्यूज़ हो सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओपिनियन. तो मुझे लगता है कि जो है कोalition गवर्नमेंट जो इस समय की सिचुएशन, आज की सिचुएशन अगर हम देख करके बात करें तो कोalition गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा कामयाब हो सकती है क्योंकि एक दूसरे के जो राय है, जो कंसेंट है वो लेना ज़रूरी होता है. ठीक है. तो चलिए ये अपनी अपनी राय है, हो सकता है आप सहमत नहीं हो, दैट इज़ अप टू यू. ओके, चलिए हम चैप्टर पर ही कंसर्न करते हैं अभी. तो अब हम बात करते हैं, देखिए ये कुछ इमेजेस के थ्रू आपको दिखाई गई हैं तो आप इनको देख लीजिएगा. अब हम बात करते हैं राज्यसभा की. ओके, राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. पहले अगर हम देखें तो स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरह ये काम करती थी. राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू दी राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ. कोई भी जो बिल है ना, जैसे अभी मैंने आपको जो बताया इन दिनों अगर हम बात करें, पिछले दिनों जैसे अगर हम बात करें थे फार्मर्स जो हैं, एक जो 3 जो बिल नए ला रही है हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट, उनका विरोध कर रही थी तो तब तक वो बिल थे. लेकिन पार्लियामेंट में क्या होता है, उन पर डिस्कशन होती है, डिबेट्स होती हैं और फिर राज्यसभा अपना अप्रूवल देती है और उसको एक्ट में यानी कि लॉ में
बदल दिया जाता है, यानी कि उसको लॉ बना दिया जाता है। तो राज्यसभा का जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू दी राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। It therefore has an important role of reviewing and altering if alteration are needed। यानी कि कोई भी बिल अगर राज्यसभा के पास आता है तो राज्यसभा उसको रिव्यू करने का और उसमें अगर कोई चेंजेस करने, अगर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो ये अथॉरिटी जो है उसके पास है कि वो रिव्यू करने के लिए उसको वापस भेजें। एंड द लॉ इज़ इनिशिएटेड बाय दी लोकसभा, यानी कि लोकसभा के द्वारा जो भी बिल जो है प्रेजेंट किया जा रहा है उसको रिव्यू करने का या उसको अल्टर करने का जो ऑर्डर है वो राज्यसभा दे सकती है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। ठीक है, जो अलग अलग स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, कौन होते हैं वो मेंबर्स, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो वही मेंबर्स क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। कितने होते हैं टोटल, 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और इसमें 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर, तो ये हो गया आपका राज्यसभा के बारे में। अब जो अगला फंक्शन है पार्लियामेंट का वो क्या है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म दी गवर्नमेंट। अब जैसा हमने स्टार्टिंग से पढ़ा दैट गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉज, डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई भी लॉ बना देगी और किसी को भी एनफोर्स कर देगी, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, है ना। तो ये काम किसका होता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का, उसको गाइड करने का और इन्फॉर्म करने का पार्लियामेंट का। कैसे, अब पार्लियामेंट में क्या होता है, देखो अब जैसे आपने अपनी 6th और 7th क्लास में आपने पढ़ा था, इन दैट क्लास यू हैव सीन डिबेट सीन। आपने देखा था ना एक डिबेट का सीन चल रहा है, उसमें जो एमपीज हैं आपस में, उसमें तो हमने एमएलएस के बारे में बात की थी, है ना। तो एमएलएस क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। इसी तरीके से पार्लियामेंट में भी क्या होता है, जो एमपीज होते हैं वो डिस्कशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन आवर कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आवर के थ्रू जितने भी एमपीज हैं वो क्या करते हैं, जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर एरिया में, तो जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी काम वो कर रही हैं वो किस तरीके से कर रही हैं, है ना। क्यों ऐसा कोई भी नया वो बिल लेकर के आ रही हैं, उस बिल से किसको फ़ायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं जो पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर के दौरान ली जाती हैं। सो द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. This is a very important way through which the parliament controls the executive. जो executive उनको control करती है by asking questions. The government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament। यानी कि जो भी काम रूल बनाया गया है या कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी बनाई गई है तो उसकी क्या कमियां रही हैं जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, लोगों का क्या ओपिनियन है, तो वो सब चीज़ें जो हैं लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। दैट इज द एमपीज, है ना। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। Okay, the opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy। यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं ये नहीं कि वो हार गई तो उनका कोई काम नहीं है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं वो कि आपने ये काम किया है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जब आपने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी आपने पब्लिक से ये प्रोमिसेस किए थे, अब आपकी प्रोमिसेस कहाँ हैं, आप उस एरिया में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या क्या काम आपने किया है कि आप उसकी सारी रिपोर्ट्स आप हमें दो। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, ये अपोजिशन पार्टीज का। और ये किस तरीके से पूछती हैं, जो पार्लियामेंट में सेशंस चलते हैं और उन सेशंस में अलग अलग आवर्स होते हैं जिसमें एक होता है क्वेश्चन आवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आवर के थ्रू जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय करती है कि जो भी काम है या जो भी पॉलिसीज़ आप लोगों ने बनाई हैं वो कितनी कामयाब हो पाई हैं, नहीं हो पाई हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो कलेक्ट की जाती हैं। क्लियर। So they highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, एक क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करती हैं। क्लियर, समझ में आया आप सबको। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कोई चाइल्ड
ऑफ स्कीम से, कन्वर्ज ऑफ स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन से रिलेटेड है, जिसमें मनोज राजौरिया जो है, विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट, मनोज राजौरिया जी जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेदर द गवर्नमेंट proposes to converge various schemes and policies for children in the country, if so the details thereof and if not the reason therefore। यानी कि जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही, जो कन्वर्ज की जा रही हैं स्कीम्स, वो क्यों की जा रही है, उनकी डिटेल्स क्या है, यदि हाँ है तो यदि है तो उसके फ़ायदे क्या, और नहीं है तो उसके कारण क्या है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो आगे किस तरीके से जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो किस तरीके से जो है वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब दिया जाता है। ओके, तो ये होता है क्वेश्चन आर। आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। यानी कि जो भी एमपीज क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी फीडबैक उनको मिलता है, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी फंक्शनिंग डिसाइड करती है, पॉलिसीज डिसाइड होती हैं। इन एडिशन, इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंसेस, द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि जो भी डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल होगा वो कौन देगा, पार्लियामेंट। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। इस तरीके से जो पार्लियामेंट है, कौन है पार्लियामेंट, जो ग्रुप ऑफ एमपीज जो जहाँ पर बैठ करके डिस्कशन, जो हम कह सकते हैं उनका ऑफिस है ना, जहाँ पर बैठ करके वो डिस्कशंस कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना, इफ इन बट जो भी होते हैं सारे, तो उसके थ्रू क्या करता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है, गाइड किया जाता है और इन्फॉर्म किया जाता है। The MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy। ओके, तो ये सब कौन कर रहे हैं, MPs। और MPs कौन है, रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पीपल ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी, बाय द रेजिडेंट्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंसी। तो एक तरीके से कौन हिस्सा ले रहे हैं, लोग हिस्सा ले रहे हैं इसमें, है ना। लोगों के ओपिनियन इन एमपीज के थ्रू जो है वो पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। तो यही तो डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो की फीचर है डेमोक्रेसी का वो फॉलो किया जाता है। डन। ओके, लेट्स मूव अहेड। द थर्ड फंक्शन इज लॉ मेकिंग। अब कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, कैसे बनते हैं। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड वी विल रीड अबाउट दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो डिटेल में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोग कौन कौन होते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा ना, एमपीज होते हैं, तो ये एमपीज और किस तरीके से काम करते हैं वो चलो अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल। कौन कौन लोग होते हैं, देखो, मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ओके, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो सभी लोग थे वो उनको इक्वली पार्टिसिपेशन नहीं होता था, या अगर हम अलग अलग देशों की भी बात करें तो हमने देखा था जो लोग हैं सबको इक्वल चांसेस नहीं मिलते थे। कभी शुरुआत में अगर हम देखें तो कभी जो रिच पर्सन्स होते थे उनको राइट दिया जाता था, फिर धीरे धीरे जो एजुकेटेड लोग थे उनको राइट दिया जाता था। तो अभी भी अगर हम देखें तो जो लोग थे, जो रूरल एरियाज़ हैं या जो रीजनल पार्टीज़ हैं या जो हम कहें बैकवर्ड क्लासेस हैं, दलित्स हैं, उन सबको जो हैं चांसेस नहीं मिलते थे। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो इन सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। ये लोग भी जो हैं क्या करते हैं, पार्लियामेंट में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं, इनकी सीट्स जो हैं वो रिजर्व की जाती हैं ताकि वहाँ से इन लोगों को ही चांस मिल सकें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ का कैंडिडेट ही अगर इलेक्ट हो पाएगा तो वही उस एरिया को ज़्यादा अच्छे से समझता है, उस एरिया की प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो वही जान पाएगा, है ना। तो इस तरीके से उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव के लिए वहाँ की जो सीट है वो रिजर्व कर दी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन लोग होते हैं पार्लियामेंट में। Parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members as also members from many regional parties, है ना। तो जो रूरल एरियाज हैं वहाँ के भी लोग हैं यहाँ पर, रीजनल पार्टीज से भी लोग हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि जो बड़ी बड़ी जो एक दो पार्टीज़ हैं उन्हीं के मेंबर होंगे, सभी छोटी छोटी रीजनल जो पार्टी हैं, जो छोटे छोटे एरियाज़ की हैं, उनके भी जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एज अ मेंबर चुने जाते हैं।
Groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. अब तक जो लोग जो थे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे अपने कम्युनिटी को, उनको भी अब जो है चांस मिलता है. There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different years. So this is a figure in front of you. This is in a tabular form. You can see this table and calculate and identify that how much वोटिंग वुड बी देयर. लाइक फर्स्ट इलेक्शन, जो फर्स्ट इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं कब हुआ था, देखो 1951-52 में. तो उस समय वोटिंग परसेंटेज देखें तो कितना था, 61. और 17th जो इलेक्शन अगर हम देखें 2019, तो वोटिंग रेट जो बढ़ा है कितना है, 67%. ठीक है, तो ये सब जो है टर्न आउट आपके सामने है. तो पर इलेक्शन कितना कितना है, या आप इसको टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं. क्लियर. चलिए, it has been observed that a representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interests and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. The same thing what I was telling you कि हर एरिया को, हर कम्युनिटी को जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज थे, यानी कि जिनको दरकिनार कर दिया गया था, जिनको हम अपने इक्वल नहीं समझते थे, उनको हमने साइडलाइन कर रखा था, तो उन कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए हम जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी क्या है, the government which gives the equal right to everyone, every community. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इन सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, रिप्रेजेंटेशन हो. तो इसी तरीके से जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज पीपल थे, या अगर हम देखें जो अभी तक जो पिछड़े हुए लोग थे, ठीक है, उनको भी जो है वो राइट दिया गया, उनका भी एडिक्वेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया गया. विद दिस इन माइंड, सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SCs एंड STs. ओके, this has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in पार्लियामेंट, ताकि ये लोग जो हैं अपने एरिया की समस्याएं हैं या जो रिक्वायरमेंट है वो उसको बता सकें. ओके, इस तरीके से जो कुछ सीट्स हैं वो इनके लिए रिजर्व कर दी जाती हैं. अब दलित्स की, SCs STs की, या जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, इसी में हम बात करते हैं वुमेन की. इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन. हमने वुमेन सफ्रेज मूवमेंट पढ़ा था, इन विच द वुमेन गेट वोटिंग राइट्स in 1920 इन US एंड 1928 इन UK पढ़ा था हमने. तो इसी तरीके से पार्लियामेंट में वुमेन के लिए सीट भी रिजर्व कर देगी, ताकि वो वोटिंग राइट के साथ साथ इलेक्ट भी हो सके. ठीक है, और अपनी कम्युनिटी यानी कि जो वुमेन है उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को वहाँ पर डिस्कस कर सके. दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, यानी कि वुमेन को जो सीट्स रिजर्व दे, नहीं दें, कितनी दें, ये डिबेट का इशू रहा. 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 11%. ठीक है, तो अभी भी 11% वुमेन ही हैं जो MPs के तौर पर चुनी जा रही है. दिस इज स्मॉल शेयर when you consider the fact that half of the population is women. It is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough. यानी कि ये जो जैसे हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वुमेन इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो अभी भी अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पर ये हमारे मन में डाउट आता है. दैट रिजॉल्व क्वेश्चन हमारे पास रहता है कि क्या अभी भी हमारा सिस्टम डेमोक्रेटिक है. अभी जैसे अगर हम, हालांकि हम बात करें आजकल की जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं, है ना, जो भी हम नए नए एक्ट्स की बात कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए जा रहे हैं. जैसे अभी हमने पार्लियामेंट की बात की कि किस तरीके से यहाँ पर डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं. लेकिन आज की जो सिचुएशन है, डिटेल नहीं बात करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है ना. तो मुद्दा ये रहता है कि क्या अभी भी हम इसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं. खैर, ये एक डिबेट का मुद्दा है अलग से, हम उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे. बात यह है कि डेमोक्रेसी में होता क्या है, पब्लिक का ओपिनियन जो है वो मायने रखता है, पब्लिक का कंसेंट जो है वो मायने रखता है. ठीक है, द फैक्ट दैट वी कैन आस्क द क्वेश्चन एंड आर
Working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कौन सी है, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, टू द पब्लिक. ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट. ये ग्लोसरीज है, जो भी टर्म्स जो आपने पढ़ी हैं जैसे कोएलिशन है, अनरिजॉल्व्ड है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते. तो सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ मैं. आई होप यू हैव लाइक द वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, यू कैन कीप मी पोस्टेड. फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ यू हैव टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.